हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 5 नदी, जलप्रपात एवं झीलें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अध्याय 5 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 से। आज का पहला सवाल है, गंगा नदी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, आक्रमवर्ती अफवाह का या फिर परवर्ती अफवाह का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है, पूर्ववर्ती अफवाह का मतलब होता है जब नदी के ढाल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उत्थान हो जाता है, यानी उठा हुआ भाग मिल जाए, तो नदी अपने मूल्य ढाल को बरकरार रखते हुए क्या करती है कि उठे हुए भागों को काट करके गड्ढा बनाती है और घाटियों का निर्माण करती है। ऐसे अफवाह को ही पूर्ववर्ती अफवाह कहते हैं। और आप देखेंगे कि हिमालय की जो लगभग नदियाँ हैं ये सभी पूर्ववर्ती अफवाह के उदाहरण हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता, ये सभी पूर्ववर्ती अफवाह के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो याद रखनी है कि जब नदी के ढाल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उत्थान हो जाता है तो नदी अपने मूल्य ढाल को बरकरार रखने के लिए उठे हुए भागों पर गहरे गड्ढा या फिर घाटियों का निर्माण करती हैं। ऐसे अफवाह को ही क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती अफवाह कहते हैं। ठीक है, बाकी के बारे में हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार। ठीक है, अगर मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अनुवर्ती अफवाह क्या है, जहाँ हमने बाय द वे वहाँ पर पिक्चर बना करके ड्रॉ करके, है ना, मैप बना करके हमने बताया था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोहित, पद्मा, काली गंगा या फिर नवगंगा। सही आंसर है यहाँ पे पद्मा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है गंगा तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में एक तरफ से भारत से होकर के गंगा जाती है, ठीक है, और वहाँ पर जाके इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। और जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, अर्थात कह सकते हैं इसे जमुना, ये माफ़ कीजिएगा पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को क्या कह रहे हैं वहाँ पे? जमुना। तो ये पद्मा जमुना जब बांग्लादेश में मिलती है तो वहाँ पे से फिर मेघना के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक, इन दोनों नदियों के संगम के पश्चात उत्तर पूर्व से आकर इसमें मेघना नदी मिल जाती है, तब इस नदियों को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों नदियों के संगम के पश्चात उत्तर पूर्व से आकर इसमें मेघना नदी मिल जाती है, तब इस नदियों को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लोहित ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी है। लोहित देखेंगे, ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी है लोहित। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, है ना, तो जो पश्चिम से पूरब की तरफ मिलने वाली जो क्रम है, तो पश्चिम में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चंबल नदी। ठीक है, ध्यान रखना है, चंबल मिलती है, फिर सिंध और फिर बेतवा, फिर केन। ठीक है, तो ये 4 नदियों का क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना है। यमुना में दाएं तट से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूरब क्रम निम्न है: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना का ये उद्गम उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है।
सभी को पता होगा गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, यमुना का यमुनोत्री से होता है। यमुना प्रयागराज के निकट गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, यमुना आप देखेंगे कि यमुना प्रयागराज के निकट गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है यहाँ पे प्रयागराज में, ये भी पता होगा। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, अगला सवाल है कि बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती हैं? कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि केन, बेतवा ये मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ हैं जो उत्तर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे दिया गया अरावली पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ी से, पश्चिमी घाट से, ठीक है, और विंध्यन पहाड़ी से। तो पश्चिमी घाट अब देखेंगे, पश्चिमी घाट देखेंगे तो ये तो पूरी दक्षिण भारत की हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं निकलती है ये। अरावली अब देखेंगे कि यहाँ पे ये राजस्थान वाला में ज़्यादातर एरिया भी इसका देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि हमने देखा था कि बेतवा नदी जो होता है वो मध्य भारत से निकलती हैं। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन आप लोग के पास बच रहा है, बी और सी। तो सबसे ऊपर में हम देखेंगे तो ऊपर विंध्यन है और इसी के नीचे है सतपुड़ा। और ये बताया था हमने कि इसके बीच से निकलती है एक नदी है नर्मदा नदी, और इसी के समानांतर एक नदी बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या होना चाहिए, सतपुड़ा या फिर विंध्यन पहाड़ी। आपके लिए ऑप्शन आसान हो गए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्यन पहाड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सतपुड़ा। ठीक है, और ये है विंध्यन। तो यहाँ से निकल करके उत्तर की तरफ तो जा नहीं सकती। ठीक है, जैसी बात है कि विंध्यन से ही निकल करके ये निकलती होंगी बेतवा नदी। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर आप दे पाते, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? बतानी है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर? इसका सही आंसर होगा उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल देखेंगे झारखंड की एक नदी है, जो कि झारखंड से दो नदियाँ निकलती हैं कोयल के नाम से। एक उत्तर की तरफ जो चलती है उत्तरी कोयल, और दक्षिण की जो तरफ चलती है वो दक्षिण कोयल। ठीक है, तो गंगा नदी की बात हो रही है, तो गंगा में कौन मिलेगी? जो उत्तर की तरफ चलेंगी, नीचे जाएगी तो दक्षिण कोयल, तो नीचे की तरफ जाएंगी तो गंगा में कहाँ से मिलेगी? सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है, सही आंसर क्या होगा? उत्तरी कोयल। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी कोयल झारखंड में रांची के पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए ये हैदरनगर झारखंड के निकट दाईं ओर से सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर सोन नदी में देखेंगे कि गंगा मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सिंपल से कहाँ से मिलेगी? गंगा में, जहाँ शंख नदी से आकर के मिलती है। इन दोनों के मिलन के पश्चात यह ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। ब्राकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, ब्राकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख एक सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकल करके हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? सवाल है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का ये डेल्टा का एक उप विभाग है? ऑप्शन दे रखा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की डेल्टा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, मोरीबंद डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है, पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। पूछ रहा है आपसे कि कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो अब देखेंगे, पुनपुन नदी गंगा में जाके मिल जाती हैं, अजय नदी भी मिलती हैं। ठीक है, और जलांगी नदी तो मिलती हैं। एक जोंक नदी है, ये आपका यहाँ पे गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जोंक नदी देखेंगे कि महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि महानदी बेसिन का हिस्सा है जोंक नदी। ठीक है, बाकी पुनपुन, अजय और जलांगी नदियाँ गंगा नदी की बेसिन की हिस्सा हैं।
पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में होता है, जबकि अजय का प्रवाह देखेंगे झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, तथा जलांगी का प्रवाह देखेंगे पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं 33। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियाँ हैं? ऑप्शन दे रखा है दिबांग, कामेंग, लोहित, उपर्युक्त में से सभी। आसान सा ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सभी यहाँ पे आंसर सही है। ये सभी नदियाँ देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, चाहे दिबांग हो, चाहे कामेंग हो, चाहे लोहित हो। ठीक है, तीनों का उद्गम क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में ही होता है और तीनों ही असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, लेकिन दिबांग और लोहित बाईं ओर से तथा कामेंग नदी दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दिबांग और लोहित ये दोनों बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि कामेंग जो नदी है ना, ये दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों कहाँ से मिलती हैं? दिबांग और लोहित नदी ये दोनों बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि कामेंग दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तीस्ता नदी के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य दिख रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये कथन यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, इसके बाद है तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। ये कथन गलत है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा सकती है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा सकती है, ये भी कथन गलत है। रंगित नदी जिसकी उत्पत्ति सिक्किम में है, तीस्ता की ये सहायक नदी है, ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, आइए से देखते हैं कि क्या क्या डिफिनेशन दे रखा है। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी प्रणाली का अंग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में ये शामिल हो गई। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग हो हिमनद से होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। जबकि रंगित नदी के बारे में बात करें तो ये तीस्ता की सहायक नदी है ना। रंगित नदी किसी सहायक नदी है, ये तीस्ता की सहायक नदी है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में होता है, चेमायुंगडुंग से होता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है कि रंगित नदी जो है ना, ये तीस्ता की सहायक नदी है, जबकि यहाँ बोला है कि रंगित नदी जिसकी उत्पत्ति सिक्किम में है, लेकिन तीस्ता की सहायक नदी नहीं है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, तीस्ता की ये सहायक नदी है, तो ये से गलत हो गया। ठीक है, फिर बोला है यहाँ पे तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा सकती है, तो ये भी कथन गलत है। और ये दे रखा था कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, ये भी कथन यहाँ पे गलत है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। ये दोनों का देखेंगे कि उद्गम अलग अलग स्थानों से है। ठीक है, तो बी कथन भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब देखेंगे कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? इस सिक्किम स्थित खांगचुंग हो हिमनद से होता है ना, जबकि ब्रह्मपुत्र का कहाँ से होता है? चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे गलत दे रखा है कि तीस्ता नदी ये बी ऑप्शन में कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, गलत है ना। ठीक, तो यहाँ पे पहला कथन सिर्फ सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या फिर कृष्णा। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती। सही आंसर क्या हो जाएगा? कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ताप्ती नदी किसके समानांतर बहती है, कहाँ से निकलती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये पश्चिम घाट से नहीं निकलती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान बैतूल जिला में जो है वहाँ से निकलती है। यह सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच स्थित भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए सूरत के निकट खंबाती खाड़ी में ज्वारनाद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। और अन्य नदियों का ये उद्गम स्रोत कहाँ कहाँ है, तो ये गोदावरी का है नासिक महाराष्ट्र में, कावेरी कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कर्नाटक में है, और कृष्णा का होता है महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र में ही। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये मुल्ताई नामक स्थान जो कि बैतूल जिला में स्थित है वहाँ से ये निकलती हैं और ये भ्रंश घाटी में होकर के बहती हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हमने बताया था कि पश्चिम की ओर बहने वाली लगभग नदियाँ एस्चुरी का ही निर्माण करती हैं, ज्वारनाद मुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ लगभग सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि ये जब ढाल से बहती हैं, जब घाट से निकलती हैं बहती हुई, तो आगे जा कर के ये मैदानों में इसकी गति धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से तब देखेंगे कि ये डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनकी जो गति है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब ये नदियाँ धीरे धीरे जब बहना शुरू होती हैं, इसकी गति कम हो जाती है, तो इनके साथ जो भी निक्षेप होते हैं वो धीरे छोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा का निर्माण होती है कुछ इस तरीके का। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। सवाल है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती हैं। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से मिलती है। दे रखा है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से मिलती है। चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सतलज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी में दाईं ओर से झेलम एवं बाईं ओर से रावी नदी मिलती हैं, अर्थात ये दोनों नदियां चिनाब की सहायक नदियां हैं, जबकि चिनाब सतलज की सहायक नदी है जो दाईं ओर से सतलज में मिलती हैं। अंततः सतलज सिंधु में बाईं ओर से मिलती हैं। यह चारों नदियां मैदानी भाग में एक दूसरे में विसर्जन करती हैं, जबकि भारत में पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदियाँ स्यो, गिलगित दाएं किनारे से और जास्कर बाएं किनारे से हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको याद रखना था कि जो सिंधु नदी से जो डायरेक्ट मिलती है वो कौन सी नदी है, तो वो है सतलज। अगला सवाल है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं। तो आसान सा ऑप्शन दे रखे हैं, स्पीति, लद्दाख, लाहौल या फिर कारगिल। सही आंसर है लाहौल। ध्यान रखना है, भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचाला के निकट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी पार ट्रांस हिमालय नदी है। बताना है कि कौन सी नदी हिमालयी पार ट्रांस हिमालय नदी है। ऑप्शन दे रखा है झेलम, सतलज, रावी, गंगा। तो गंगा तो होना है नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, जब ट्रांस हिमालय की बात हो रही है तो गंगा यहाँ तो होगी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में ही स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। गंगा नदी महान हिमालय, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती हैं। झेलम नदी लघु हिमालय की फिर पंजाब श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे देखेंगे कि बेरीनाग झरने से निकलती हैं। रावी नदी लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों, क्योंकि अभी यहीं पर आप देखेंगे कि पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, जिसमें 26 से अधिक लोग मारे गए। तो यहाँ पे ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित जितने सवाल बनते हैं जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है,
तो कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी देखें सिंधु जल समझौता था, उन्हें भी रद्द किया गया है ना, स्थगित किया गया है। तो उसके बारे में पढ़ के जाइएगा जो 1960 में हुई थी। तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ करके जाइएगा, जो कि 5-6 नदियों के बारे में बात हो रही थी। 3 नदियाँ पाकिस्तान को मिला था जो 80% इस्तेमाल कर सकता था, और भारत भी देखेंगे कि 3 नदियों का 80% भाग इस्तेमाल कर सकता था उसका, और 20% पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये पूरा डिटेल्स पढ़ के जाइएगा सिंधु जल समझौता के बारे में। फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे, कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, लिद्दर। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, पंढरपुर, चंद्रभागा, ध्यान दीजिएगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हम्पी, मालप्रभा, सूरत, ताप्ती। पूछा है कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल सा दिख क्या रहा है कि कौन सा नदी किनारे कौन सा प्रसिद्ध स्थान बसे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे ही है। ठीक है, हम्पी मालप्रभा ये गलत है, हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है ये। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। बाकी सूरत देखेंगे ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ। ठीक है ना। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जबकि मालप्रभा कृष्णा की एक सहायक नदी है। पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है, जो कृष्णा की एक सहायक नदी है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी की मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कावेरी की 2 धाराएं के बीच स्थित श्रीरंगम है, जहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम द्वीप भी स्थित है। सूरत गुजरात के तटीय क्षेत्र ताप्ती नदी पर स्थित है, एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। कौन सा? सूरत। सूरत देखेंगे कि तटीय क्षेत्र ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और ये सूरत देखेंगे कि एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला दे रखा है यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। कल भी हमने बात किया था पिछला पार्ट में, है ना, और जो कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची में बसा हुआ शहर है, बसा हुआ ये जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका यहाँ पे है चचाई जलप्रपात, तो बिहार नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनता है इसका। ठीक है, और एक है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर बूढ़ा नदी पर स्थित है, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये बूढ़ा नदी पर स्थित है, कांची नदी पर नहीं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये भी हाँ हमने तो बता ही दिया था ना, ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो कि लातेहार जिला में है। अगला सवाल है कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम हैं? ऑप्शन है हिमनद, ग्रान, मैंग्रोव क्षेत्र, रामसर, लवन झील। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम हैं? तो ये सभी आप देखेंगे कि लवन झील के नाम हैं। ठीक है, सांभर, डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू ये सभी राजस्थान के लवणीय झील हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय झील है। इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया था। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन लवन झील। ठीक है, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? ये सभी लवन झील के नाम हैं, और ये सभी राजस्थान के लवणीय झील हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन है कोडाईकनाल, कलेरू, नैनीताल, रेणुका। तो आप देखेंगे इसमें से कोडाईकनाल जो तमिलनाडु में स्थित है, ये क्या है, एक ये कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
बाकी सभी देखेंगे प्राकृतिक झील है, चाहे कलेरू झील हो, चाहे नैनीताल हो या फिर रेणुका हो। ठीक है। कोडाईकनाल झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसे ब्रिटिश भारत में मदुरै के कलेक्टर सर हेनरी लिविंग ने 1863 ईस्वी में बनवाया था। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी की एक विवर्तनिका झील टेक्टोनिक लेक है, जबकि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लघु झील कौन सी है? अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या फिर किली वैली? तो याद रखनी है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है, पूर्वी तट जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। लैगून तटीय क्षेत्र में स्थित खारे पानी की उथली झील है, जिसे संकीर्ण भू आकृति जैसे कि बालू टीले, बैरियर रीफ या इस्थमस जिसे थल संधि कहते हैं द्वारा महासागर से पृथक किया जाता है। चिल्का झील पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच में ये यानी कह सकते सीमा पर स्थित है। ये किली वैली तमिलनाडु राज्य में स्थित एक लैगून झील है। केलुरु देखेंगे कि मीठे पानी की झील है, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक रामसर स्थल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 45 और ये इस अध्याय का अंतिम सवाल है। प्लाया से आशय है, क्या आशय है? विवर्तनिक रूप से निर्मित झील या फिर हिमानी निर्मित झील, वायु द्वारा निर्मित झील या फिर एक प्रकार का लैगून झील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, वायु द्वारा निर्मित झील को ही प्लाया झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, प्लाया वायु द्वारा निर्मित झील को कहते हैं। इसका निर्माण प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, जहां वायु द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से प्लाया का निर्माण होता है। भारत में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। सांभर, डिडवाना इसी प्रकार के झीलों के उदाहरण हैं। ये झीलें प्रायः खारे जल के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 45 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।